नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात श्योपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां ईद मिलादुन्नबी के दौरान लगे भड़काऊ नारे और फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नारे लगाए गए हैं। दूसरे समुदाय के घरों में पटाखे जलाकर फोड़े गए। हंगामे के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। लापरवाही पर एक सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्योपुर से, जहां पर ईद मिलादुन्नबी के दौरान लगे भड़काऊ नारे, फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए लगाए गए हैं नारे। दूसरे समुदाय के घरों में पटाखे जलाकर फोड़े गए। तो वही हंगामे के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। लापरवाही पर एक सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और ये देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस दौरान जुलूस निकाला गया, उस दौरान फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहराया गया और साथ ही देश विरोधी नारे भी यहां पर लगते हुए नजर आए थे। घरों में पटाखे फोड़े गए हैं। दूसरे समुदाय के घरों के सामने पटाखे फोड़े गए और अब ये पूरा मामला काफी गर्मा चुका है। संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए। दीपक, ये पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, ये घटनाक्रम शहर के भोई मोहल्ले का है, जहां पर जुलूस के दौरान बीते रोज आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा और फिलिस्तीनी झंडे को भी वहां पर लहराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने जो पटाखे फोड़े थे वो जला करके घरों में फेंक दिए थे। इस वजह से एक महिला थोड़ी झुलस गई थी। इसे लेकर के लोगों के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई थी। बीजेपी के नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर कोतवाली थाने पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को देर रात उठा लिया है, उन्हें अरेस्ट करके, और जो एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया, एसपी ने किया है। इसे लापरवाही माना है, क्योंकि भारी पुलिस बल ईद इस पर्व पर बुलाई गई थी और पुलिस बल होने के बावजूद इस तरह की घटना वहां पर हुई। इसे लेकर के एसपी ने कड़ी नाराजगी जताने के साथ 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि बार बार इस तरह के मामले एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा यहाँ पर होते रहते हैं। बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है दीपक। वाकई में वासु चौरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सबसे बड़ा सवाल ये कि हर बार ऐसी तस्वीर सामने आती है, यहाँ तक कि पहले एक मार्च भी निकाला गया जिसमें हिदायत दी गई थी कि दोनों ही, हर समाज के लोग अपना अपना जो त्योहार है, अपना अपना जो भी रैली या जुलूस निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे संप्रदाय सौहार्द खराब हो। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि फिलिस्तीन का झंडा, यानी कि साफ तौर पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया इस जुलूस के दौरान। हाँ बिल्कुल, देखिए कल न सिर्फ श्योपुर से बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों से भी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई, जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हैं। त्योहारी सीजन है, हिंदू त्योहार भी इस समय चल रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के भी तमाम जो त्योहार हैं वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने ये दावे किए थे कि शांतिपूर्ण रूप से त्योहार मनाए जाएंगे। इसके लिए फ्लैग मार्च भी निकाला, अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों से, धर्मगुरुओं से बातचीत भी हुई कि सभी चीजें हों, लेकिन विशेष तौर पर सतर्कता बरती जाए, ऐसी कोई अप्रिय आपत्तिजनक घटना न हो जिससे कि माहौल खराब हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। श्योपुर में जिस तरीके की घटना सामने आई, जुलूस के दौरान जो नारेबाजी की बात कही जा रही है, घरों में पटाखे फेंकने की जो बात है वो कही जा रही है, एक दूसरे देश के झंडा लहराने की जो बात कही जा रही है, ऐसे नारे लगाए जाने की बात की जा रही है जो अपने आप में आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं भड़काऊ हो सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हुई और इसका नतीजा वही हुआ कि माहौल खराब हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जैसी जो स्थिति है वो वहां पर बनी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हम लोग तथ्यों के आधार पर जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन हर बार इस तरीके की तस्वीर क्यों आती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी, ऐसी मानसिकता है ही क्यों? हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। श्योपुर और रतलाम से भी तस्वीरें सामने आई हैं जब फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया ईद मिलादुन्नबी के खास मौके पर जुलूस निकालने के दौरान, और यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। पहला रिएक्शन आपका? देखिए, सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि धार्मिक और सामाजिक जो सौहार्द है उसको कोई भी, किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार कि उसको खराब करे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कानून और व्यवस्था का जो विषय है, हालांकि आपको लगेगा मैं विषांतर कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार की अराजकता मध्य प्रदेश में हो गई है, पुलिस का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल के अलावा, मंत्रियों के पीछे घूमने के अलावा ठेके पे पुलिस चलेगी। तो ये तो सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री का काम है कि सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो धर्म के, किसी भी धर्म विशेष का यदि कोई कार्यक्रम है, आयोजन है, उसका आयोजन हो सके, उसका संचालन हो सके। ठीक है। अब यदि कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है,
निश्चित रूप से वो पनिशेबल है। बिल्कुल। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद रेणु जी। पंकज जी, ये पहले मार्च भी निकाला गया था पुलिस के माध्यम से, पुलिस प्रशासन ने तमाम जगहों पर कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से हर त्योहार मनाया जाए, जुलूस निकाले जाए या किसी भी तरीके से कोई अगर झांकी निकाली जा रही है, कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश न करे। उसके बावजूद ऐसी तस्वीर सामने आती है कि विवाद होता है, हिंसा भड़कती है। देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश में बहुत सारी शक्तियां ऐसी मध्य प्रदेश में है जो हमारे भारत की सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करना चाहती है जी। और सामान्य तौर पर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो इस प्रकार के विषयों को प्रमुखता देते हैं जो विभाजनकारी विषय होते हैं। जबकि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हमारे यहाँ तो धार्मिक सहिष्णुता है ना, और धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको स्वतंत्रता है। कल हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन था तो उनका संदेश तो यही था ना, भाईचारे का, अमन का। तो यदि उसमें यदि कोई विवाद करता तो लगता है कि बहुत शर्म का विषय है कि जो पैगंबर साहब का संदेश था उसके स्थान पर यदि कोई विवाद करे तो दुख का विषय। और सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी, लोग गिरफ्तार किए गए जो आरोपी थे, और साथ साथ पुलिस पर भी कार्रवाई की। ऐसा नहीं कि पुलिस जिनकी जिम्मेदारी थी, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए कि आपकी जब जिम्मेदारी है तो ऐसी स्थिति क्यों बनी कि मामला थोड़ा बिगड़ा, यद्यपि नियंत्रण में कर लिया गया। और श्योपुर के अलावा 3-4 स्थानों पर और प्रयास किए, पर मैं साधुवाद दूंगा प्रशासन को, पुलिस को, कि उन्होंने सजगता के साथ काम किया और किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं बनी। जहाँ भी जो आरोपित थे उनको जी पंकज जी, एक सवाल छोटा सा है कि समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी के मन में सवाल आते हैं कि कैसी मानसिकता है फिलिस्तीन का झंडा लहराना और उसके बाद देश विरोधी नारे लगाना, ये मानसिकता देश में रहने वाले लोगों की कैसे हो जाती है? मैंने इसलिए कहा कि ये सब चीजें रेणु इसलिए उत्पन्न हो रही कि इस देश में कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो तुष्टीकरण की आड़ में तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के तत्वों को समर्थन देते हैं जी। और आप जब भी एकता की, अखंडता की बात करो, भारत को बांटना चाहते हैं। भाई आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि भारत की भूमि पर फिलिस्तीन के झंडे लहराने का क्या औचित्य? यदि आप भारत में रहते हो, भारत का खाते हो और भारत के विरोध के नारे लगाते हो तो ये तो नैतिक रूप से उचित नहीं ना। कोई धर्म ये नहीं सिखाता। सारे धर्म में लिखा है कि आप जहां हो वहां पर आप डटकर काम करो, ईमानदारी से काम करो। मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है और ये बहुत ही इस पर कठिन कार्रवाई की जरूरत है। और हालांकि इस पर तुरंत एक्शन लिया गया, यहाँ तक कि पुलिस जो कर्मचारी वहां पर थे, पुलिस के आरक्षक, उनको भी सस्पेंड किया गया है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। नहीं, मैं एंकर महोदया, मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है ये थोड़ा सा रॉन्ग सेटअप हो जाएगा, क्योंकि आपने एक पक्की चतुर्वेदी जी की ही बात सुनवाई, हमारी बात सुनी नहीं। मैं पहले तो क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां कानून व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इंटेलिजेंस का फेलियर आपको 100% ये मानना पड़ेगा, पुलिस फेलियर मानना पड़ेगा। और मैं पंकज भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि अब जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो कोई भी स्टेटमेंट आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऐसा न दे जो इस विषय को इंस्टिगेट करे। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो अपना काम करे और पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे आरोप लगा रहे, आप स्वयं इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इसे प्रोपोगेट भी नहीं करना चाहिए मीडिया को। नहीं आरपी सिंह जी, तो फिर आपको क्या लगता है कि ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है समाज में? एक विशेष समुदाय के लोग अगर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं, फिर आप वहीं पहुंच गए। आप नहीं बिल्कुल आप ऐसा मत बोलिए। यही सवाल मैंने पंकज जी से किया, यही सवाल मैंने पंकज जी से किया, उन्होंने जवाब दिया। यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आप भी जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं? मैं दे रहा हूँ जवाब आपको। यदि मैं इस बात को आगे लेके जाऊंगा तो मुझे लगता है जो हमारी धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था है, जो से उन्होंने कहा कि हमें फ्रीडम है रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, उसके अगेंस्ट जाएगी। अभी की परिस्थिति तात्कालिक जो है वो मुझे परमिट नहीं करती कि हम कोई भी ऐसी बहस करें जिससे इस तरह के विषय जो है वो इंस्टिगेट हो। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का तो पहली जिम्मेदारी है ही हम सभी की। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। वासु आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीकमगढ़ में शिक्षक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, महिला को बहाने से घर बुलाया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। पूरा मामला है टीकमगढ़ का, जहां शिक्षक ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। पहले तो उसे घर बुलाया गया और रेप का विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने इस घटना के बाद तुरंत पुलिस थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तो महिला को बहाने से घर बुलाया गया, जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। महिला विरोध कर रही थी और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने थाने में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पूरा मामला टीकमगढ़ से सामने आया। बहुत ही निंदनीय ये पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर एक शिक्षक ने इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जरा सोचिए, शिक्षा जो व्यक्ति दे रहा है, बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम है जिसका, अगर वो इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो जरा सोचिए कि कैसी मानसिकता उस व्यक्ति की है जिसने एक महिला के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और संवाददाता राजीव रावत जुड़ गया। राजीव, ये बहुत आश्चर्य है कि एक शिक्षक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला बताइए, क्या एक्शन लिया गया इस पर? देखिए, ये आरोपी पेशे से शिक्षक है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और जो पीड़ित महिला है उसने पूरे मामले की शिकायत देगोड़ा थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और हालांकि जो आरोपी शिक्षक है उसको अब गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और जो आरोपी है वो पेशे से शिक्षक है और गांव में महिला जो उसके पड़ोस में रहती थी उसने बहाने से महिला को अपने घर बुलाया और इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। महिला के साथ दुष्कर्म की घटना की है, जिसके बाद पीड़ित महिला जैसे ही मामले की शिकायत थाने में लेकर पहुंची अपने परिजनों के साथ, तो पुलिस ने तुरंत महिला अधिकारी से उसके बयान दर्ज कराए, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और विभाग में भी इसकी शिकायत की जाएगी, क्योंकि जो आरोपी शिक्षक जो पेशे से शिक्षक है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो जो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के उस पर कलंक जो शिक्षक ने लगाया है, जो शिक्षक है और इस तरह की घटना को अंजाम दे, तो इसमें जो शिक्षक है तो कहीं ना कहीं अब सवाल या निशान उसकी संदिग्धता पर खड़े जरूर हो रहे हैं कि इस तरीके की शिक्षा जो शिक्षक है वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाता होगा, और जिस ऐसी मानसिकता है तो आगे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है। अगर ऐसे शिक्षक समाज में होंगे तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो जरूर चरमरा जाएगी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धार से अहम खबर की, जहां धार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल नदी में नहाने के लिए ये दोनों बच्चे गए हुए थे। एक की 9 साल तो दूसरे की उम्र 17 साल बताई जा रही है। ग्राम चिपराटा में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धार से। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक बच्चे की उम्र 9 साल है, दूसरे की 17 साल बताई जा रही है। नदी में नहाने के लिए दोनों गए हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। दोनों की डूबने से मौत हो गई है। एमपी में भारी बारिश का असर अब दिखने लगा है। सीधी से एक ऐसी ही तस्वीर आई है जहां भारी बारिश के बाद महान गुलाब जलस्तर ओवरफ्लो हो चुका है और इसके बाद बांध के कई गेट खोल दिए गए। बताया जा रहा है कि आशंका है कि गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी भर सकता है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि गुलाब सागर बांध की क्षमता 324.80 मिलीमीटर की है, जबकि जल भराव का स्तर 325 मिलीलीटर से अधिक हो चुका है। तो 325 मीटर से अधिक जलस्तर हो चुका है जल भराव, और इसकी वजह से जो गेट हैं वो भी बांध के कई दफा खोलने पड़े हैं। बारिश के बाद बांध का जलस्तर बढ़ गया है और इस जलस्तर के बढ़ जाने के बाद से जो प्रक्रिया होती है गेट खोले जाने की वो पूरी की गई। हालांकि आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि गुलाब सागर बांध के गेट जैसे ही खुले आसपास के जो जलीय क्षेत्र हैं वहां पर पानी भर चुका है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी से, जहां पर गुलाब सागर बांध के गेट खोले गए और बहुत ही खूबसूरत ये पूरा नजारा देखने को मिला।
बलरामपुर में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के बाद घरों में पानी भर गया है और घर की दीवार में दरारें पड़ने लगी हैं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। बाडफनगर विकासखंड के पंसरा गांव का ये मामला है और ये तस्वीरें पहले आप देखिए। लोग किस तरीके से जद्दोजहद करके अपने घर के अंदर से पानी निकालने के लिए मजबूर हैं और जिनके कच्चे मकान हैं उन्हें तो और ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ना बैठने की व्यवस्था हो पाती, ना सोने की व्यवस्था हो पाती है। यहाँ तक कि जो घर में पानी भरा हुआ है उसे निकालने के लिए बर्तन का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जो तकनीकी संसाधन होते हैं उनकी कमी होती है और इसकी वजह से खुद से ही मेहनत करके इन जो बरसात का पानी घरों में भरता है इसे बाहर निकालना पड़ता है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि कच्चे मकानों में दरारें आ जाती हैं, कई मकान गिरने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे कई हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं। बलरामपुर में एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक बहुत ही पुराना मकान है, जहां पर एक महिला बर्तन के सहारे घर में भरे पानी को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। गरियाबंद में पूर्व मंडी अध्यक्ष ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल कर बेटी की आवाज में बात करके ठगी कर डाली। राजिम के पूर्व मंडी अध्यक्ष रामकुमार गोस्वामी से 1,63,000 रुपए ले लिए। आरोपी ने बेटे को पिस्टल के केस में फंसने और जेल जाने की झूठी बात कही और 1,63,000 रुपए मांग लिए। राजिम पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर पूर्व मंडी अध्यक्ष ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल कर बेटी की आवाज में बात करके ठगी कर डाली और राजिम के पूर्व मंडी अध्यक्ष रामकुमार गोस्वामी से 1,63,000 रुपए ले लिए। आरोपी ने बेटे को पिस्टल के केस में फंसने और जेल जाने की झूठी बात कही, 1,63,000 रुपए मांग लिए। राजिम पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इस मौके पर उन्हें देश और विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। तो वहीं उनके लिए प्रार्थना और दुआएं भी मांगी जा रही हैं। उज्जैन के मंदिर में भस्म आरती के दौरान पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा की गई और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए बाबा महाकाल के दरबार में, जहां बाबा महाकाल की विशेष सजावट की गई है, विशेष पूजा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन बहुत ही उल्लास के साथ, खुशी के साथ पूरे देश में जगह जगह मनाया जा रहा है। और ये देखिए, जब भस्म आरती के दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना की जा रही है और विशेष पूजा यहाँ पर की गई है। तो प्रधानमंत्री को चारों तरफ से बधाइयां संदेश दी जा रही हैं। जहां देश से तो बधाई संदेश मिल ही रहे हैं, विदेशों से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री को बधाई संदेश मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र के लिए त्याग और समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए हैं। देश में लंबे समय के बाद राष्ट्र प्रथम के विचार को पुनर्स्थापित करने का काम उन्होंने किया और संगठन से लेकर सरकार के सर्वोच्च शिखर तक की उनकी यात्रा में जन कल्याण व समाज के हर आयु वर्ग की चिंता सर्वोपरि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जरूरतमंदों को न सिर्फ सशक्त बनाया बल्कि विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। ऐसे दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में देश हित के कार्यों में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने अथक परिश्रम, साधना व दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। न्यूज 18 के चौपाल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया बना। सिंधिया ने कहा कि बीएसएनएल 4G के 1 लाख टावर लगाए गए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए एक बड़ा करार भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल अपनी पुरानी साख को हासिल कर पाएंगे? ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव के दूर दराज इलाकों में उनकी कनेक्टिविटी। हमारी सोच और विचारधारा क्या है? टेलीकॉम के क्षेत्र में, जैसे नागर विमानन के क्षेत्र में, हमारे देश में कम से कम 3 प्लेयर्स होने ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई देशों में इससे भी कम है, पर कम से कम भारत में, इतना विस्तृत देश है, इतने हमारे उपभोक्ता हैं, 3 से कम 3 तो प्लेयर्स होने ही चाहिए। और उसमें बीएसएनएल का एक बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व भी होता है। बीएसएनएल ने ये संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में कि 4G की टेक्नोलॉजी हम नवीन आधारित करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे 4G स्टैक को भारत आत्मनिर्भरता के आधार पर अपना टेलीकॉम इक्विपमेंट के आधार पे ही इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे उपभोक्ता को हम लोग देंगे। इस संकल्प को लेके हम आगे बढ़े हैं। 1.5 साल 2 साल हमें लगे हैं अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को उत्पन्न करने के लिए अमीश, पर आज इस मंच से मुझे बड़ी खुशी है आपको कहते हुए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा 4G स्टैक रेडी है। 4 कोर होते हैं देश के चारों कोने में, हमारे चारों कोर फंक्शनल हैं। हमारा संकल्प है कि अगले साल के मध्य तक बीएसएनएल 1 लाख टावर 4G के लगाकर हमारे उपभोक्ताओं के लिए तैयार हो जाएगा न्यू क्वालिटी और सर्विस के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन